हेलो एवरीवन। ये हमारा डेमो का 4th लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुकी है, जिसका वीडियो भी आपको यूट्यूब के लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्लास है, जिसमें हम क्रॉप्स की क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्रॉप के क्लासिफिकेशन में। तो हमारा अगला क्लासिफिकेशन है फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर। मतलब जो क्रॉप्स हैं उसको हम किस पर्पज से लगाते हैं, ठीक है, या फिर हम क्रॉप को या फसल को किस रूप में लगाते हैं। ठीक, तो कह सकते हैं कि एक प्रकार से क्रॉपिंग का प्रिंसिपल, ठीक है, फसल लगाने का सिद्धांत क्या है, तो उसके आधार पर जो है फसलों को कुछ वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है हरी खाद वाली फसलें, ठीक है, जिनको ग्रीन मेन्योर्स क्रॉप कहते हैं। जो फसलें भूमि में कार्बनिक पदार्थ व नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए उगाई जाती है और उपयुक्त समय पर उन्हें हरी अवस्था में खेत में दबा दिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले फसलों को खेत में लगाया जाता है, ठीक है, फिर उनको जो है फूल आने की अवस्था में, यानी फूल आना जब स्टार्ट हो जाता है पौधों में, तब उन्हें जुताई करके या फिर पलट के खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है या दबा दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या है ये फसलें मिट्टी में मिल जाती हैं, ठीक, और सड़ने लगती हैं, जिसके कारण मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर्स जिनको कहते हैं, और नाइट्रोजन नामक पोषक पदार्थ मिट्टी को प्राप्त होता है। ठीक है, और हरी खाद के लिए जो उत्तम फसलें मानी जाती हैं उनमें से है सनई, ठीक है, फिर है ढेंचा, लोबिया, ग्वार। ग्वार आपका कस्टर्ड बीन, लोबिया आपका काउपी, फिर ढेंचा शनई जिसको शनहैम्प भी कहते हैं। ठीक है, इन फसलों को हरी खाद के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, तो अगला है हमारा कैश क्रॉप, जिसको नकदी फसलें कहते हैं। इन फसलों की बड़े खेतों या तुरंत बेचने पर कीमत मिल जाती है। ठीक है, मतलब बड़े खेतों का मतलब होता है कॉमर्शियली या फिर व्यापारिक रूप से, ठीक है, खेती करना, जिसको हम बेचने के पर्पज से खेती करते हैं, या खेत से तुड़ाई या हार्वेस्ट करके तुरंत उनको बाजार में बेचा जाता है और जिससे अच्छी आमदनी मिल जाती है, तो ये कहलाती है कैश क्रॉप। ठीक, कैश का मतलब ही होता है नगद। ठीक है, तो इस तरह की फसलों को नकदी फसलें या कैश क्रॉप कहते हैं। इसका उदाहरण है गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, जूट। गन्ना को आप खेत से हार्वेस्ट करके सीधी तरह से आप गन्ना के मिल में या चीनी मिल जिसके कहते हैं वहां पर बेच सकते हैं। आलू को बाजार में बेच सकते हैं, ठीक है, बाजार की पूर्ति के लिए डायरेक्ट आप बाजार में बेच सकते हैं। तंबाकू को भी आप डायरेक्ट बेच सकते हैं। ठीक, कपास को डायरेक्ट आप कपास या फिर कपड़ा मिल या कपास मिल जहाँ होता है वहां पर बेच सकते हैं। जूट को भी बेच सकते हैं और उससे क्या है आप नगद, ठीक है, पैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे कैश क्रॉप कहते हैं। ठीक, तो इन फसलों के
आपको उदाहरण से याद रखने हैं। और नकदी फसल या फिर हरी खाद क्यों कहते हैं ये भी याद रखना है। ठीक है। हरी खाद में आपको एक और प्रश्न पूछता है कि किस अवस्था में इनको खेत में दबाया जाता है, तो फूल आने की अवस्था में, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। जब फूल आते रहता है तब जो है खेत को भूमि में, मतलब खेत में जो है आपकी हरी खाद को जुताई करके दबा दिया जाता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतर्वर्ती फसलें, जिनको कैच क्रॉप कहा जाता है। कैच का मतलब ही होता है पकड़ना। ठीक है। तो यहाँ पे कृषि में कैच क्रॉप का मतलब होता है कि दो फसलों के बीच जो समय होता है उस समय को पकड़ना और उसका लाभ उठाना। ठीक है। दो मुख्य फसलों के बीच तेजी से वृद्धि करने वाली व अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसलों को अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फसलें कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी जो है वृद्धि करती हैं। ठीक है। मतलब आप जैसे इनको सोइंग कर देंगे तो ये जल्दी तेजी से वृद्धि करेंगे, जल्दी से बढ़ने लगेंगी और बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं। तो ऐसी फसलों को दो मुख्य फसलों के बीच में लगाया जाता है। बीच का मतलब दो फसलों के बीच वाली लाइन में नहीं। ठीक है। मतलब जैसे एक फसल खरीफ की हो गई, दूसरी फसल रबी की हो गई। खरीफ और रबी के बीच में जो 1.5 महीने का, 1.5 से 2 महीने का जो समय होता है, ठीक है, उस समय के बीच में तेजी से बढ़ने वाली और तैयार होने वाली फसलों को लगाया जाता है। ठीक। और ऐसे ही फसलें क्या कहलाती है आपकी? कैच क्रॉप। मतलब दो फसलों के बीच का जो समय होता है उस समय को पकड़ना, कैच करना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कैच क्रॉप। ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है। चना। ठीक है। अब हरा चना देखे होंगे, चना बोट बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ठीक है। तो पहला चना है, दूसरा मूंग है, फिर तोरिया है। ठीक है। ये तीनों क्या है? कैच क्रॉप के अंतर्गत आती हैं और इनको रबी की फसल में भी लिया जाता है। ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है, कैच क्रॉप यानी दो फसलों, मुख्य फसलों के बीच में लगाया जाता है। ठीक है। और ये जल्दी तैयार होने वाली फसलें होती हैं और इनके उदाहरण आपको याद रखना है। ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भूमि संरक्षी फसलें। इनको कहते हैं आपकी कवर क्रॉप भी कहा जाता है इनको। कवर का मतलब जो भूमि की सतह होती है, मिट्टी की सतह, ऊपरी सतह को पूरी तरह से क्या करते हैं? ये कवर कर देते हैं, इसलिए इनको भूमि संरक्षी फसलें, मतलब भूमि यानी मिट्टी का संरक्षण करना। ठीक। ऐसी फसलें जो मिट्टी को ऊपर से ढक लेती हैं। ठीक है। इनको संरक्षी फसलें या फिर कवर क्रॉप्स कहा जाता है। भूमि में मृदा कटाव को रोकने के लिए भूमि पर फैलने वाली फसलें बोई जाती हैं, उन्हें भूमि संरक्षी फसलें कहते हैं। ठीक। ऐसी फसलों को लगाया जाता है जो मिट्टी की ऊपरी सतह को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? ढक सके। ठीक। और ये पौधे जो है फैलने वाली पौधे होते हैं जो भूमि पर फैल कर चलते हैं। ठीक। जिससे क्या है, जो बरसात का जो पानी होता है या फिर बरसात की बूंदें डायरेक्ट किस पे ना पड़े? आपकी मिट्टी की सतह पर ना पड़े। तो मिट्टी की सतह पर डायरेक्ट पानी की बूंदें पड़ने से क्या होती है? मिट्टी उखड़ जाती है या कट जाती है, जिसको मृदा का अपरदन कहते हैं। ठीक है। सोइल इरोजन। तो उस जो हानि है या फिर उस मृदा कटाव जो होता है इसके कारण, बारिश के कारण, तो उसको रोकने के लिए संरक्षित फसलें, ठीक है, या फिर कवर क्रॉप्स लगाई जाती हैं, जिनकी पत्तियां अधिकतर मिट्टी को कवर करती हैं और बारिश के द्वारा भूमि का कटाव रुक जाता है। ठीक है। तो इसके उदाहरण हैं आपके मूंग, मूंगफली, उड़द आदि। ठीक है। मतलब इनके अलावा आपकी लोबिया भी हो सकती है। ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को अधिकतर कवर करके रखते हैं। चलो अगला देखते हैं, अगला है सूचक फसलें, जिसको इंडिकेटर क्रॉप भी कहते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, हमें सूचना देने का काम करती हैं। ये जो फसलें होती हैं हमें क्या देती हैं, सूचना देती हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है, ठीक है, तो मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी के कारण, ठीक है, कुछ पौधों में लक्षण दिखाई देते हैं। तो वही लक्षण जो है हमको दिखाकर पौधे हमको ये बताते हैं कि आपकी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी हो गई, जिससे हम भूमि या मिट्टी में पोषक तत्व की कमी को पूरा कर सके, हम खाद उर्वरक या फिर दूसरे पोषक तत्वों को दे सकें। ठीक है, इसलिए सूचक फसलें या इंडिकेटर क्रॉप्स लगाई जाती है। ठीक, तो पहला आपका मक्का। मक्का आपकी जिंक की कमी को दिखाता है, ठीक है, जिसके कारण इसकी पत्तियां क्या हो जाती है, सफेद हो जाती है। ठीक, जिंक की कमी। ठीक, और फूल गोभी, फूल गोभी आपके मोलिब्डेनम की कमी को दिखाता है। मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम की कमी से कौन सा रोग होता है, विप्टेन रोग होता है। ठीक है, विप्टेन। मोलिब्डेनम की कमी से कौन सा विप्टेन रोग होता है। ठीक, तो फूल गोभी क्या है, मोलिब्डेनम की कमी को बताता है, और साथ ही फूल गोभी बोरान की कमी को भी बताता है। ठीक है, जिससे ब्राउनिंग होती है फूल गोभी में। ठीक है, फूल गोभी का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, जो सफेद वाला, जिसको कर्ड या फिर फूल वाला भाग कहते हैं, वो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है ब्राउनिंग में। ठीक है, और ठीक है, जैसे आप धान का भी बोलोगे, उदाहरण धान भी ले सकते हैं। धान में आपका जिंक की कमी से क्या होता है, खेरा रोग होता है। ठीक है, जिंक की कमी से खैरा रोग होता है, इसमें धान में। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके इंडिकेटर क्रॉप्स या सूचक फसलें कहलाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा कीट आकर्षक फसलें। ये फसलें क्या करती हैं, जो कीड़े होते हैं, ठीक है, कीट होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, उनको अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, मुख्य फसल को कीड़ों से बचाने के लिए अन्य फसलों को मुख्य फसल के चारों ओर उगाते हैं। ठीक है, जैसे आप बीच में लगा दिए खेत में, मुख्य फसल होती है,
ठीक है, वहां आप लगा दिए, चना लगा दिए, ठीक है, बंगाल ग्राम, ठीक है। और उस चना के चारों ओर कौन सा फसल लगा दिए? आप सरसों लगा दिए, ठीक है। चना रबी की फसल है और आपका सरसों भी रबी का फसल है। तो जो कीड़े होंगे या जो कीट होंगे वो किसमें? सरसों की फसल में आके रुक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सरसों में मस्त पीले पीले फूल होते हैं, कीड़े देख के क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे, ठीक है। जिससे क्या है, हमारा जो मुख्य फसल चना क्या हो जाएगा? बच जाएगा, क्योंकि कीट जो होंगे वो किसमें आ जाएंगे? आपके सरसों की फसलों में आ जाएंगे, ठीक। और उदाहरण है जैसे कपास के चारों ओर भिंडी की फसल को उगाना, क्योंकि कपास और भिंडी एक ही कुल के हैं, तो कीड़े क्या हो जाते हैं? भिंडी की फसल में आकर्षित होते हैं और जिससे हमारा कपास क्या हो जाता है? बच जाता है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके कीटाकर्षक फसलें। फिर अगला है समांतर फसलें, ठीक है, जिनको पैरेलल क्रॉप्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मुख्य फसलों की जो पैदावार होती है, ठीक है, उस मुख्य फसलों की पैदावार को बिना किसी तरह का हानि पहुंचाए, ठीक, अतिरिक्त उपज प्राप्त करने के लिए उगाई जाती है, ठीक है। मतलब हम जो भी खेत में मुख्य फसल उगाते हैं उसके साथ दूसरा और एक फसल उगाते हैं, जिस दूसरे फसल के कारण मुख्य फसल का पैदावार में किसी भी तरह की हानि यानी कि कमी जो है नहीं होती, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? आपकी समांतर फसलें कहते हैं, ठीक है। जैसे आप मक्का के साथ क्या लगा दोगे? लोबिया लगा दोगे, ठीक है। तो मक्का के साथ लोबिया लगाओगे तो जो लोबिया होगी, ठीक है, वो क्या करेगी? आपकी मिट्टी को ऊपर कवर कर लेगी, संरक्षण करेगी मिट्टी का, एक तो ठीक है, किससे? बारिश के पानी से। और दूसरा जो लोबिया होगा ये क्या? लेग्यूम क्रॉप कहलाती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? आपकी राइजोबियम जीवाणु होते हैं इनके जड़ों में, तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं, जिससे मक्के की फसल को जो है क्या नाइट्रोजन भी मिल सके। तो इससे क्या है, मक्का का जो मुख्य उपज है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। और मक्का के उपज के साथ साथ हमें क्या लोबिया का भी उपज अलग से मिल जाएगा, ठीक। इसलिए इनको क्या कहते हैं? पैरेलल क्रॉप्स कहते हैं। जैसे आपके रेड ग्राम यानी अरहर और ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली को भी लगाया जाता है, क्या कहलाते हैं? पैरेलल फसलें कहलाती हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इसका परिभाषा और इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। और नेक्स्ट है सीमांत प्रहरी, ठीक है। सीमांत फसलें या प्रहरी फसलें जिसको बोल सकते हो, या फिर आप इनको गार्ड फसलें भी कह सकती हैं, ठीक है। प्रहरी यानी जो चौकीदार होते हैं ना, जो गार्ड्स होते हैं उनको प्रहरी कहते हैं। तो जो फसलें मुख्य रूप मतलब जो मुख्य फसलें होती, ठीक है, तो उनके चारों ओर पशु इत्यादि के नुकसान से बचाने के लिए लगाई जाती हैं, क्या उगाई जाती हैं, उन्हें सीमांत फसलें या फिर प्रहरी फसलें या फिर गार्ड क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। मतलब आप कोई फसल लगा दिए, ठीक, आप चाहते हैं कि उस फसल को कोई जीव जंतु हानि ना पहुंचाए, तो आप उस फसल के चारों ओर क्या करेंगे? कुछ शहरी फसलें या सीमांत फसलें या फिर जिनको बॉर्डर क्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है, या गार्ड क्रॉप भी कहते हैं, वो आप लगा देंगे, तो जिससे क्या है आपका मुख्य फसल बच जाएगा, ठीक है। आपको मुख्य फसल को हानि पहुंचाने से पहले ये मुख्य फसल के पहले जो फसल होता है उस फसल में आ जाएंगे या फिर उस फसल के कारण मुख्य फसल में नहीं आएंगे, ठीक। जैसे उदाहरण मटर, पी, ठीक है। ये मटर के फसल के चारों ओर क्या लगा देते हैं? कुसुम का फसल, कुसुम, ठीक है।
ये भी एक प्रकार का रबी का फसल है और मटर भी रबी का फसल है। तो कुसुम के जो पौधे होते हैं जिसको सेल फ्लावर कहा जाता है, इनमें हल्के छोटे छोटे कांटे होते हैं, ठीक, जिसके कारण पशु जो है इस फसल को नहीं खाते, ठीक, और उस फसल से पार होके आपकी मटर की फसल में भी नहीं जाते, ठीक है। फिर है आपका गन्ना। गन्ना के चारों ओर पटसन की खेती करना, ठीक है। जो पटसन होता है उसको भी पशुएं नहीं खाती हैं, ठीक। तो जिसके कारण हमारा मुख्य फसल कौन सा, गन्ने की रक्षा होती है, ठीक है। और अरहर। अरहर भी एक तरह से सीमांत या प्रहरी फसलें कहलाती हैं, क्योंकि अरहर का भी ऊंचाई होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो अरहर को चारों ओर लगा दिया जाता है और बीच में आप मक्का या फिर मूंगफली जैसे दूसरे फसलों को उगा सकते हैं। तो आपके गार्ड क्रॉप सीमांत फसलें या फिर प्रहरी फसलें कहलाती है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला है परिचारिका फसलें, जिनको नर्सेस क्रॉप कहती हैं। नर्स का मतलब ही होता है आया, यानी कि देखभाल करने वाले, ठीक है। तो ऐसी सहचर फसलें, ठीक है, जिनको कंपेनियन क्रॉप्स भी कहते हैं। सहचर का मतलब जो साथ साथ चले या साथ साथ उगे, ठीक है, तो उनको सहचर कहते हैं। संगवारी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसी सहचर या कंपोनियन क्रॉप्स या फसलें जो मुख्य फसल के लिए कार्बनिक पदार्थ व सहारा प्रदान करती हो, अर्थात उसकी वृद्धि व विकास में लाभदायक हो, ठीक है। ये आपके पैरेलल क्रॉप्स की तरह ही होती हैं, समांतर फसलों की तरह ही, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी, बट आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहती हैं, नर्स जैसे होती है ना आया देखभाल करने वाली, ठीक वैसे ही आप समझ लो, ठीक है। इसलिए इनको नर्स क्रॉप या फिर परिचारिक फसलें कहते हैं, ठीक है। इस तरह से सहचर या कंपोनियन क्रॉप लगाया जाता है जो साथ में उगते हों और साथ में वृद्धि करते हैं, जिसके कारण, ठीक, जो मुख्य फसल होती है उसकी रक्षा भी होती है और उसकी उपज में भी वृद्धि होती है, ठीक। जैसे मटर में सरसों लगा देना, ठीक है। मटर के साथ अगर आप सरसों लगाएंगे, ठीक, तो इससे मटर की जो फसल होती है उसको आप कीड़ों से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्योंकि कीड़े क्या होते हैं, सरसों की जो पीली पीली फूल होती है उसमें ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, सरसों के फल में आ जाते हैं, तो जिससे मटर का पौधा बच जाता है, ठीक है। और आप मटर मेज यानी कि मक्का में आप लोबिया की बात करें, तो जो मक्का होता है, लोबिया उसमें चढ़ जाता है, ठीक है। और जो लोबिया होता है वो मिट्टी को कवर करता है, जिससे क्या है, मिट्टी में या फिर जो मेज का जो खेत है, ठीक है, मक्का का खेत, उसमें खरपतवार या दूसरे पौधे नहीं उग पाते। और लोबिया क्या करता है, नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण करता है, कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन ये सब मक्का को देता है, जिससे मक्का का जो उपज है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये नर्स क्रॉप कहलाती है। तो आपको इसकी परिभाषा को समझना है, याद रखना है, ठीक है। और उदाहरण को भी याद रखना है, कई बार डायरेक्ट आपका उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका वृद्धि कारक फसलें, ऑगमेंटिक क्रॉप्स जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आईएमपी है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि पैरेलल, ऑगमेंटिक, ठीक है, कंपेनियन क्रॉप्स, ये सब जो है कंफ्यूज बहुत करते हैं और क्वेश्चंस भी इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो वृद्धि कारक फसलें होती हैं, ऐसे मिश्रण में मुख्य फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, ठीक, उसके साथ गौण, गौण का मतलब आप सहायक कह सकते हैं, ठीक है, सहायक फसलें या फिर गौण फसलें उसके साथ मिलाकर बोई जाती है, ठीक है। जैसे बरसीम में सरसों, और इस एग्जाम्पल को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल पूछ लेता है कि वृद्धि कारक फसलें ऑगमेंटिक क्रॉप्स का मुख्य जो उदाहरण है वो क्या होगा, ठीक है।
इसमें क्या होता है, मुख्य फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए साथ में उसके गौण फसल यानी कि सहायक फसल लगाई जाती है, तो वृद्धि कारक फसलें कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है वो वृद्धि कारक फसलें, और उदाहरण है बरसीम में सरसों को लगाना। ठीक है, बरसीम के साथ सरसों लगाना। आप गन्ने के साथ मूंगफली भी याद रख सकते हैं। ठीक है, गन्ने के साथ मूंगफली, ये भी क्या है, एक तरह का वृद्धि कारक फसलें का उदाहरण है। ठीक है, गन्ने के साथ मूंगफली। ठीक है, तो ये आपको वृद्धि कारक फसलें और इसके उदाहरण आपको याद रखना है, खासकर बरसीम एवं सरसों तो याद रखना ही है, अधिकतर पेपर में यही उदाहरण पूछा जाता है। ठीक है, फिर अगला है ट्रक फसलें। ठीक है, ट्रक फसलों का मतलब यह है कि आप खेती करने के बाद आपका जो भी उपज होता है उस मतलब भारी मात्रा में आप खेती करेंगे। ठीक है, उपज भी ज्यादा होगा तो उसको आप अपने ट्रक में या फिर जो भी आपके जो यातायात का साधन है उसमें लेके आप अपनी पैदावार को, ठीक है, मार्केट तक या बाजार तक ले जा सकते हैं और बेच सकते हैं, और जिससे अच्छी आमदनी मिल सकती है, वो ट्रक फसलें कहलाती हैं। लेकिन आपको फसलों की पैदावार ज्यादा मात्रा में करनी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ बोला गया है कि ऐसी फसलें जिनकी पैदावार टनों में होती है तथा जिन्हें दूरस्थ बाजार में भेजने के लिए पैदा किया जाता है। जैसे आप आलू का खेती कर लिए, ठीक है, टनों में 3-4 ट्रक आपके पास निकल गया आलू का फसल, तो आप उसको डायरेक्ट कहाँ, बाजार में भेज सकते हैं, मार्केट मंडी जिसको कहते हैं वहां पे, या फिर आप जैसे किसी फैक्ट्री वगैरह में जहाँ पर चिप्स वगैरह बनते हैं वहां पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी फसलें क्या ट्रक क्रॉप्स कहलाती हैं। शहर के आसपास अगर सब्जी की खेती करते हैं, भारी मात्रा में सब्जी का उत्पादन होता है, तो ये भी क्या ट्रक फसलों के अंतर्गत आती है। ठीक है, उदाहरण जैसे कि आपका क्या है, ओकरा, लेडी फिंगर, या फिर क्या भिंडी, पोटैटो, आलू, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ठीक है, फूल गोभी, गाजर गोभी, ये सब, लौकी वगैरह, जो इनकी जो है पैदावार टनों में बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जिनको आप मार्केट तक, मंडी तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती है, आपको ट्रक फसलें कहलाती हैं। तो इन उदाहरण को आपको याद रखना है, इनकी परिभाषाएं आपको समझनी है। ठीक है, परीक्षा में आपको इस जो क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलते हैं, या तो परिभाषा के रूप में या उदाहरण के रूप में, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण। ठीक है, आप वानस्पतिक वर्गीकरण आपके बॉटनी वाले चैप्टर में पढ़ते होंगे। ठीक है, कुलों का वर्गीकरण के नाम से। ठीक है, तो फसलों का जो वानस्पतिक वर्गीकरण है वो कुल के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, फैमिली के आधार पर। ठीक, तो पहला है आपका घास कुल, या जिसको ग्रेमिनी कुल या फिर ग्रेमिनी फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, घास कुल, ग्रेमिनी कुल या ग्रेमिनी फैमिली। ठीक, तो इसमें जो है घास वर्गीय सभी फसलें आएंगी, जैसे आपका गेहूं, व्हीट, जौ, ठीक है, जिसको बार्ले कहते हैं, धान, राइस, मक्का, मेज, बाजरा, ठीक है, पियर मिलेट, गन्ना, शुगर केन, ज्वार, सोरगम, फिर कोदो। ठीक है, एक कोंदो हो गया है, कोदो है। ठीक है, कोदो,
और इसके साथ साथ आपके रागी, ठीक है, कोदो, कुटकी, रागी, ठीक, ये जो छोटे अनाज वाली फसलें होती हैं ये सभी भी किसमें आपके घास वर्गीय में आ जाएंगी। ठीक है, कोदो, कुटकी, रागी, ठीक, ये सब किसमें आती हैं घास वर्गीय यानी ग्रेमनी कुल में आती हैं। ठीक है, अगर आप कुलों का वर्गीकरण के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे यूट्यूब के चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब टेलीग्राम का जो चैनल है वहां से भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं, कुलों के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है मटर कुल। मटर कुल यानी लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है, ठीक है, दाल वर्गीय जो फसलें होती हैं, ठीक है, तो मटर कुल भी कहते हैं और लेग्यूमिनस क्रॉप भी कहते हैं। ठीक, तो उसमें है आपका मटर, जिसको पी कहते हैं, साइंटिफिक नेम पायसम सटाइवा। चना, जिसको बंगाल ग्राम या फिर ग्राम कहते हैं, साइसर एरिटिनम। मूंग, ठीक है, विग्ना रेडिएटा मूंग। उड़द, विग्ना मूंगो, ठीक है, जिसको ग्रीन ग्राम मूंग को कहते हैं, ब्लैक ग्राम उड़द को कहते हैं। सोयाबीन, लाइसिन मैक्स। अरहर, ठीक है, जिसको पिजन पी कहते हैं, केजनस के जान। मसूर, ठीक है, लेथायरस, मसूर आप जानते होंगे, मसूर की दाल। ठीक है, फिर सनई, ढेंचा, बरसीम भी आती है इसी में, लेग्यूमिनेसी में। ठीक है, बरसीम है, रिचका भी आती है इसी में। ठीक है, जो चारे वाली फसल होती है, बरसीम, रिचका, शनई, ढेंचा, ये सब किस में आती है आपकी मटर कुल यानी लेग्यूमिनस कुल में आती है। ठीक है, ठीक, राजमा भी आती है। ठीक, राजमा को छोड़कर जितने भी लेग्यूमिनस फसलें होती हैं वो सभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछता है कि कौन सा लेग्यूमिनस फसल या दाल वर्गीय फसल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता, तो वो राजमा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता। बाकी जितने भी दाल वर्गीय फसलें होती हैं सभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है राजमा के बारे में। चलो फिर नेक्स्ट है हमारा सरसों कुल, जिसको क्रूसीफेरस फैमिली कहते हैं। ठीक है, क्रूसीफेरस या क्रूसीफेरी। ठीक है, इसमें कौन सा है आपका सरसों मुख्य रूप से। ठीक, फिर राई, ठीक है, तारा मीरा, ठीक है, ये भी सरसों कुल के पौधे हैं। मूली, रेफिनस सटाइवा, रेडिस जिसको कहती हैं। ठीक, सलजम, आप जानते हैं सलजम को भी। ठीक है, फिर है फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, गोभी वर्गीय सभी। ठीक है, इसको गोभी वर्गीय भी कहते हैं, सरसों कुल भी कहते हैं, क्रूसीफेरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इन फसलों का नाम और कौन से कुल में आते हैं, इनका वैज्ञानिक नाम, ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर अगला है हमारा मालवेसी फैमिली, जिसको कपास कुल भी कहा जाता है। ठीक, तो इसमें कौन सा पहला आता है, कपास। ठीक है, गोसिपियम स्पेसीज, गोसिपियम हिरसुटम भी होता है, गोसिपियम बार्बाडेंस भी होता है। ठीक है, यानी कि कपास के जो साइंटिफिक नेम होते हैं, कॉटन जिसको कहते हैं, फिर आपका पटसन। ठीक है, पटसन भी आपके किस में आती है, मालवेशी में आता है। ठीक है, मालवेशी कुल में आता है पटसन। भिंडी आपका जो ओकरा या लेडी फिंगर होता है। ठीक है, टेम्पल मोस्कस, ठीक, ये भी किस में आता है आपके मालवेसी कुल में आता है। फिर आपका गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो होता है, ठीक है, जिसको आप घंटी फूल के नाम से जानते हैं, ये किस में आता है, कपास या मालवेसी कुल में आता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। फिर अगला है आलू कुल या फिर जिसको सोलेनेसी फैमिली कहा जाता है। ठीक है, आलू कुल या सोलेनेसी फैमिली, इसमें आपके सब्जियां आते हैं और कुछ जैसे तंबाकू हो गया। ठीक है, टोबैको जिसको कहते हैं। ठीक है, फिर आपका आलू, पोटैटो, धतूरा, ठीक है, बैंगन, ब्रिंजल,
टमाटर, टोमेटो, मिर्ची, ठीक है, चिली, इसमें आते हैं आपके सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका जूट, टिलियेसी। ठीक, जूट कुल जिसको टिलियेसी फैमिली भी कहते हैं, इसमें आपके जूट और फालसा की फसलें आती हैं। ठीक है, ये उदाहरण भी आपको याद रखने हैं, मतलब इनके नाम फसलों के और कौन से कुल में आते हैं याद रखने हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं अगले पेज पे। तो अगला हमारा कुल है अलसी का कुल। ठीक है, ठीक है, तो अगला है हमारा लिनियेसी फैमिली। ठीक है, फैमिली लिनियेसी या अलसी का कुल जिसे कहेंगे। ठीक, इसमें कौन सा आता है आपका अलसी की फसल आती है। ठीक है, एक ही है, आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, अलसी का साइंटिफिक नेम भी लाइनम यूसीटेटिसिमम होता है, तो लाइनम से लाइनेसी यानी अलसी। ठीक है, अलसी को एक और नाम दिया गया है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, फ्लेक्स कहते हैं इसको। ठीक, फ्लेक्स इसलिए क्योंकि ये एक तरह क्या है, रेशे वाली फसल है। ठीक है, मतलब इसे रेशा भी निकाला जाता है इसके फसल से और साथ में तेल भी निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके रेशे को फ्लेक्स कहते हैं, इसलिए फ्लेक्स क्रॉप भी कहा जाता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, फ्लेक्स यानी एलसी। ठीक है, चलो अगला कुल है हमारा U4BAC। ठीक है, जिसको अरंडी का कुल भी कहते हैं, अरंडी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, केस्टर कहते हैं। ठीक है, अरंडी जिसको क्या कहते हैं, केस्टर कहते हैं। ठीक, गाँव में खासकर हमारे बस्तर में जिसको जाड़ा का फसल कहा जाता है। ठीक है, या जाड़ा का पौधा जिसको कहते हैं। ठीक है, पपीते के पौधे की तरह दिखता है बट थोड़ा सा अलग ही रहता है। ठीक है, पपीते का पौधा थोड़ा सा मोटा रहता है, जबकि केस्टर का पौधा पतले पतले होते हैं, पत्तियां बस दिखती हैं उस तरह की, पपीते की पत्तियों की तरह। ठीक है, तो क्या कहलाती है ये, केस्टर, अरंडी कुल या फिर यूफोर्बिएसी फैमिली कह सकते हैं। इसमें आपका अरंडी आता है और हजार दाना। ठीक है, हजार दाना जो है ये एक प्रकार का खरपतवार है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, हजार दाना खरपतवार। ठीक है, ये वीड, खरपतवार वीड जो है आपका हजार दाना, फिर अरंडी, ये किसमें आते हैं आपके यूफोर्बिएसी में आते हैं। ठीक है, फिर अगला है कंपोजिटिकुल। ठीक है, कंपोजिट फैमिली। ठीक है, इसमें आपको कौन सा आता है, सूरजमुखी और साथ में कुसुम। कुसुम के बारे में हम पढ़ चुके थे ना। ठीक है, कुसुम, और देखा जाए तो आपका गेंदा भी इसी में आता है। ठीक है, गेंदा का जो फूल होता है ना, ठीक है, ये भी किस में आता है, कंपोजिटिव में आता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं, गेंदा किस में आता है, कंपोजिटिकुल में आता है। ठीक है, अगला है चुकंदर कुल। ठीक है, चुकंदर का कुल जिसको चीनोपोडियेसी कहा जाता है। ठीक है, चीनोपोडियेसी फैमिली, इसमें आपका चुकंदर आता है। ठीक है, शुगर बीट जिसको कहते हैं चुकंदर, और दूसरा है बथुआ। बथुआ ये भी एक प्रकार का क्या है आपका, खरपतवार है। ठीक है, अरबी का खरपतवार है जो मुख्य रूप से गेहूं मक्का आदि में आता है। ठीक है, कौन सा, बथुआ का खरपतवार। ठीक है, किसमें आते हैं ये, चीनोपोडियेसी में आते हैं। ठीक है, फिर अगला है एलियेसी कुल या एलियेसी फैमिली जिसको कहते हैं। ठीक है, इसको प्याज फैमिली भी कहा जाता है। इसमें आपका ओनियन प्याज आएगा और गार्लिक लहसुन। ठीक है, ओनियन गार्लिक। ठीक है, प्याज लहसुन याद रखना है, इसमें आते हैं आपके
एलियेसी फैमिली में आते हैं। ठीक है। फिर अगला है तिल कुल। ठीक है। पेडुलियेसी फैमिली जिसको कहते हैं, तिल का जो कुल होता है पेडुलियेसी फैमिली, इसमें आता है आपका तिल। ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि तिल कौन सी मौसम का फसल है, तो ये खरीफ का है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तिल कौन सा, खरीफ का फसल है। ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में लगाया जाता है। ठीक है, तो पूछ लेता है तिल। ठीक है। चलो, आई होप आप लोगों को ये फैमिली का यानी कि कुलों का वर्गीकरण के आधार पर फसल का वर्गीकरण समझ आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा दीप्तिकाल के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, दीप्तिकाल के आधार पर वर्गीकरण मतलब जो फसल होती है उनको फ्लावरिंग यानी कि फूल निकलने की अवस्था या फिर समय में कितना प्रकाश चाहिए होता है। ठीक है, उसके आधार पर जो है फसलों का वर्गीकरण किया गया है, जिसको दीप्तिकालीन फसलें या फिर दीप्तिकाल के आधार पर वर्गीकरण कह सकते हैं। ठीक है, इससे भी कई बार आपको क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, उदाहरण के रूप में, तो इसलिए ये भी जानना आपको जरूरी है। ठीक है, कह सकते हैं कि ये भी आपके लिए आईएमपी पॉइंट है। ठीक है, तो पहला है कम अवधि व प्रकाश चाहने वाली फसलें। कम अवधि के नाम से तो आपको पेपर में नहीं आएगा, आपको पूछेगा शॉर्ट डे क्रॉप्स कौन सी। ठीक है, शॉर्ट डे क्रॉप्स इसका इंग्लिश यानी अंग्रेजी का जो टाइटल है आपको याद रखना है। ठीक है, मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है, अंग्रेजी याद रखना है यहाँ से, क्योंकि अंग्रेजी में भी वहाँ हिंदी देगा भी तो उसमें आपको सीधा शॉर्ट डे के नाम से ही लिख के देगा। ठीक है, तो शॉर्ट डे क्रॉप्स, ठीक, ये क्या होते हैं, इस वर्ग की फसलें फूल व फल बनाने के लिए कम अवधि का प्रकाश, ठीक है, अर्थात छोटे दिन चाहती है। मतलब फूल बनते और फल बनते टाइम जो है, जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, वो कम समय के लिए चाहती है। मतलब ज्यादा समय ना भी मिले तो भी ये क्या करते हैं, अपने फल और फूल की वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको छोटे दिन चाहने वाली फसलें कहते हैं या फिर शॉर्ट डे क्रॉप्स कहते हैं। धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन। ठीक है, ऐसी फसलों को कम से कम कितना, 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। कितने घंटे, कम से कम 8 घंटा प्रकाश चाहिए। ठीक है, कितने, कम से कम 8 घंटा, दिन भर में 8 घंटा कम से कम क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्या बनने के लिए, फूल और फल बनने के लिए। ठीक, और शॉर्ट डे जो फसलें होती हैं अधिकतर आपको याद रखना है खरीफ की फसलें होती हैं। ठीक है, अधिकतर जो खरीफ की फसलें होती हैं वो सभी किस में आएंगी, आपके शॉर्ट डे क्रॉप्स में आएंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, शॉर्ट डे खरीफ में आने वाले जितनी फसलें अधिकतर शॉर्ट डे के अंतर्गत आएंगी। फिर अगला है आपका दीर्घ प्रकाश चाहने वाली फसलें, या जिनको कहते हैं लॉन्ग डे क्रॉप। ठीक है, जिनको क्या चाहिए, ज्यादा प्रकाश अवधि चाहिए। ठीक है, लॉन्ग डे क्रॉप्स को ज्यादा क्या चाहिए, प्रकाश अवधि चाहिए। ठीक है, इस वर्ग की फसल फूल व फल बनाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश चाहती है। क्या चाहती है ये, अधिक प्रकाश, मतलब दिन भर में इनको थोड़ा सा क्या चाहिए, ज्यादा प्रकाश चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण में है आपके जौ। ठीक है, जिसको बारले कहते हैं, मटर,
चना आदि। ठीक है, ऐसी फसलों के लिए कम से कम कितना आपका, कम से कम 12 घंटे का प्रकाश चाहिए। एक दिन में कम से कम इनको 12 घंटा प्रकाश चाहिए। ठीक है, शॉर्ट डे 8 घंटे से कम, और जो लॉन्ग डे है इनको 12 घंटा कम से कम चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाती हैं, दीर्घ प्रकाश चाहने वाली फसलें। ठीक है, जितने, अब इसमें आपको याद रखना है रबी की फसलें। जितने भी रबी की फसलें आएंगी अधिकतर, ठीक है, किसमें आएंगे, आपके लॉन्ग डे क्रॉप में आएंगे, मटर, चना, जौ। ठीक है, आप कुछ हद तक ये भी मान सकते हैं कि दीप्ति काल के आधार पर, शॉर्ट डे लॉन्ग डे के आधार पर ही फसलों को खरीफ रबी मौसम में बांटा गया है, आप ऐसा भी मान सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो लॉन्ग डे क्रॉप्स जितनी होगी वो रबी में आएंगी, और शॉर्ट डे क्रॉप्स खरीफ में आएंगी। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा भी कुछ फसलें अपवाद होती हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं डे न्यूट्रल क्रॉप्स। ठीक, और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डे न्यूट्रल में आएगा कौन। ठीक, तो प्रकाश निष्प्रभावी फसलें या फिर डे न्यूट्रल क्रॉप्स, तो इस वर्ग की फसलों के पुष्पन व फलन की क्रिया पर प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इन फसलों का जो पुष्पन और फलन की प्रक्रिया होते रहती है, प्रोसेस होती है, तो इस टाइम कोई मैटर नहीं करता प्रकाश कितना घंटा है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। ठीक है, तो इनको कोई लेना देना नहीं है, प्रकाश रहे या ना रहे जिंदगी में या चला जाए। ठीक है, मतलब इनको कम या ज्यादा प्रकाश है उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाती है, डे न्यूट्रल क्रॉप्स कहलाती है। ठीक है, निष्प्रभावी फसलें, इसमें आपका कपास, सूरजमुखी, और साथ में एक और याद रखेंगे आप, अरहर। ठीक है, कपास, सूरजमुखी और अरहर। ठीक, कपास, सूरजमुखी और अरहर, ये आपको याद रखनी है डे न्यूट्रल क्रॉप में। ठीक है, कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा डे न्यूट्रल फसल या क्रॉप्स का उदाहरण है। ठीक है, तो कपास, सूरजमुखी, अरहर याद रखना है। और लॉन्ग डे में कौन से आते हैं, रबी वाली फसलें अधिकतर, जौ, मटर, चना, सरसों। ठीक है, और खरीफ वाली फसलें आती हैं शॉर्ट डे के अंतर्गत, अधिकतर धान, सोयाबीन। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। ठीक, चलो फिर आगे चलते हैं। अगला है कृषि महत्व का वर्गीकरण। मतलब अब जो हम फसलें लगाते हैं, ठीक है, वो किस महत्व से लगाते हैं, ठीक है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो पहला जो है आपके बीज के आधार पर। ठीक है, बीज के आधार पर वर्गीकरण तो है आपका बड़े बीज के आकार वाली फसलें, मतलब ऐसी फसलें जिनका बीज का आकार क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, थोड़े बड़े आकार के दाने होंगे। इसमें से मटर का बीज आप देख चुके होंगे। ठीक है, मटर का बीज तो देखा ही होगा आप सबने। फिर लोबिया, ठीक है, काउपी, जिसको छत्तीसगढ़ या बस्तर में झुड़गा कहते हैं। ठीक है, इसका बीज भी आपने देखा होगा, बरबट्टी के बीज की तरह होता है ना। ठीक, फिर आलू, आलू तो आप जानते हैं,
कितना बड़ा होता है। ठीक है, आलू एक तरह का बीज के लिए तो आलू उपयोग करते हैं ना, उसका अलग से बीज थोड़ी बनता है, उसका जो कंद होता है, ट्यूबर होता है, उसी को यूज करते हैं। तो मटर, लोबिया, आलू, चना भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये क्या होते हैं, बड़े आकार के बीज वाले फसलें होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका मध्यम बीज के आकार वाली फसलें, मतलब इनका बीज जो है ना ही छोटा होता है ना बड़ा होता है, ये मध्यम होता है, जिसमें आपके गेहूं है, जौ है, धान है। ठीक है, गेहूं, जौ, धान के बीजों को देखे होंगे। ठीक है, मध्यम आकार की होती है। फिर अगला है लघु आकार के बीजों वाली फसलें, मतलब इनकी बीजें क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉल साइज सीड। ठीक है, बीज कैसी होती हैं, छोटी छोटी होती है। ठीक है, स्मॉल साइज की। ठीक है, लघु आकार के बीज वाली फसलें, इसमें सरसों आप देखे होंगे बहुत छोटा होता है, बरसिम का बीज छोटा होता है, इसमें आपका कोदो, कुटकी सब आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, कोदो, कुटकी, रागी, जो मड़िया होता है। ठीक है, सभी किसमें आ जाएंगे, सरसों, बरसीम, कोदो, कुटकी, रागी, सब आपके स्मॉल सीडेड साइज क्रॉप्स या फिर आपके लघु आकार के बीजों वाली फसलें कहलाएंगी। ठीक है, तो ये उदाहरण भी आपको याद रखना है, बेसिक जानकारी है जिसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जब आप कृषि के बारे में आगे जानेंगे, आगे पढ़ेंगे फसलों के बारे में, तो उससे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि बुआई जो की जाती है वो बुआई बीज के आकार के आधार पर ही की जाती है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर गहरा होगा, उतना होगा, ये सब बीज के साइज के बेस्ड पे की जाती है बुआई। ठीक है, चलो फिर अगला है जड़ों की गहराई के आधार पे। ठीक है, कि फसलों की जो जड़ें होती हैं वो कितनी गहराई तक जाएंगी, इसके आधार पे, अब आपको पता होगा तब ना, है ना, ये जड़ें कितनी गहरी जाएंगी उसके आधार पे आप क्या है, खेत में जुताई करेंगे। गहरी जड़ वाले के लिए गहरी जुताई, कम जड़ वाले के लिए उथली जुताई, कम गहराई का जुताई करेंगे। तो ये सब भी आपको जानना जरूरी है। ठीक? पहला है आपका गहरी जड़ वाली फसलें, मतलब जिनकी जड़ें जो है मिट्टी में ज्यादा नीचे तक जाती है, जैसे कपास, कपास का पौधा देखे होंगे आप, बड़ा साइज का होता है, जड़ें नीचे तक जाती हैं। ज्वार नीचे तक जाती हैं, अरहर। ठीक है, टेपरूट सिस्टम होती है अरहर, कपास की। ठीक है, अब स्थानिक जड़ें, अब ये सब समझने के लिए आपको जूलॉजी बॉटनी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मतलब बॉटनी वाला चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से पढ़ा हुआ है, आप चाहें तो जड़ के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले से दिया हुआ है कि आपका टेप रूट या स्थानिक जड़ कौन सी होती है, फाइबर या रेशे वाली जड़ें कौन सी होती हैं, जिसके आधार पे आप गहरी जड़ वाली या उथली जड़ वाली को समझ सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है उथली जड़। उथली का मतलब होता है जिनकी जड़ें क्या होती है, ज्यादा गहराई पे नहीं जाती है, कम गहराई वाली होती है। ठीक, कम गहराई वाली या कम लंबी कह सकते हैं, जिसमें राई, धान, ठीक है, आपका गेहूं, आलू, मूंगफली, ठीक है, इनकी जड़ें क्या होती है, उथली रहती है, ज्यादा गहराई तक जमीन पे नहीं जाती। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, उथली जड़ वाली फसलें या कम जड़ वाली फसलें कहलाती है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, आगे चलते हैं। अब है मृदा की पीएच के आधार पर वर्गीकरण, मतलब मिट्टी में जो पीएच की मात्रा होती है, जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होता है मिट्टी में, उसके आधार पर, यानी कि किस फसल को एसिडिक या अम्लीय मिट्टी चाहिए, किस फसल को क्षारीय मिट्टी चाहिए, इसके आधार पर भी फसलों का वर्गीकरण अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहला है आपका ऊसर भूमि की फसलें। ठीक है, ऊसर भूमि की फसलें मतलब क्षारीय भूमि में जिनको लगाया जा सकता है, तो उसमें आपका धान है। ठीक है, धान ऐसा फसल है जिसको आप क्षारीय में भी लगा सकते हो, अम्लीय में भी लगा सकते हो। ठीक है, ढेंचा, जौ, बरसीम, ठीक है, सरसों भी लिख सकते हो आप इसमें ऊसर में। ठीक है, ठीक है, ये सब किस में आती हैं आपकी ऊसर
भूमियों की फसलों में आती हैं। फिर है अम्लीय भूमि, एसिडिक सॉइल जिसको बोलेंगे, ठीक है, 7 पीएच से नीचे, जैसे राई हो गया, आलू हो गया, ठीक है, इसमें धान, इसमें भी आ जाएगा धान, ठीक है, जूट भी आ जाएगा इसी में, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, आपके अम्लीय भूमि में आते हैं, ठीक है। चलो फिर अगला है आपका जल की आवश्यकता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। मतलब कौन सी फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी, किस फसल को कम पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो उसके आधार पर भी फसलों का वर्गीकरण होता है, जिसमें पहला है सूखा सहन करने वाली फसलें। मतलब जब आपके खेत में या मिट्टी में पानी की कमी हो जाएगी, नमी की कमी हो जाएगी, तब भी ये फसलें अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें है पहला ज्वार, इसको आपका केमल क्रॉप भी कहा जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में आता है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है, कि किस फसल को केमल क्रॉप कहा जाता है। केमल यानी ऊंट, ऊंट कहते हैं, अगर ऊंट एक बार पानी पी ले तो वो 6-6 महीने तक बिना पानी पिए भी रह सकता है, ठीक है। इसलिए केमल क्रॉप कहते हैं किसको, ज्वार को। तो ये आपको याद रखना है, ज्वार जो है कम पानी में भी रह सकता है, सूखा सहन कर सकता है, ठीक। फिर अगला है आपका बाजरा, पियर मिलेट। फिर है सावा, सावा हो गया है, माफ कीजिएगा, यहाँ सावा है, ठीक है, आपकी मात्रा छूट गया है, ठीक है। ये कौन सा है, सावा है। फिर आपका अरंडी, केस्टर, ठीक है, केस्टर को भी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये आपकी सूखा सहन करने वाली फसलें हो गई। और अगली दूसरी आपकी कम सिंचाई वाली फसलें, मतलब जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती, कम पानी भी मिलेगा तो भी ये फसलें क्या कर लेती हैं, सरवाइव कर लेती हैं, ठीक है। तो क्या कहलाती हैं, कम सिंचाई वाली फसलें कहलाती हैं। जैसे आपका गेहूं, मक्का, जई, ठीक है, इनको एकदम ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, लगभग 50 से 70, ठीक है, सेंटीमीटर, 50 से 70 सेंटीमीटर अगर पानी इनको मिल जाता है ना, तो भी ये क्या होती है, अच्छा से सरवाइव कर लेती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखियो, कौन सा, गेहूं, मक्का, जई कम सिंचाई चाहने वाली फसल होती है। फिर है अगला आपका अधिक सिंचाई वाली फसलें, मतलब जिनको थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए। गन्ना, ठीक है, गन्ना को तो ज्यादा पानी चाहिए होता है, लगभग 150 से 300 मीटर, सॉरी 150 से 300 सेंटीमीटर तक, सीएम, सेंटीमीटर तक पानी चाहिए होता है। आलू मिट्टी में नीचे बैठता है, ठीक है, तो उसको भी नमी चाहिए, ठीक है। सब्जियां आप जानते होंगे, टमाटर, बैंगन, गोभी, सब्जियों को पानी की आवश्यकता होगी, जितनी ज्यादा पानी होगी उतनी इन सब्जियों में क्या होगा, इनका सब्जियों का आकार बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए ये जो है अधिक पानी चाहने वाली फसलें कहलाती है। फिर लास्ट है हमारा अधिक पानी सहन करने वाली फसलें, मतलब अगर खेत में पानी ज्यादा भी होता है, पूरा फसल डूब भी जाएगा, फिर भी ये पौधे जो है जीवित रहते हैं, अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो अधिक पानी सहन करने वाली फसलें और अधिक सिंचाई वाली फसलें, दोनों में अंतर है, ठीक है। गन्ना, आलू, सब्जियों को जीवन चक्र पूरा करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, जबकि बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा पानी में भी अपने आप को सरवाइव कर सके, अधिक पानी सहन करने वाली फसलों में आते हैं। जैसे आपका धान, जूट। धान का पौधा अगर महीनों भर के लिए भी पानी के अंदर रहे तो भी जो है ये ठीक ही रहता है, ठीक, ज्यादा पानी सहन कर सकता है, इसलिए लो लैंड में धान लगाया जाता है, आप जानते होंगे, ठीक है। इसलिए पानी में डूबने के बाद भी धान रह सकता है, क्योंकि बाकी फसलें क्या करती हैं, जो श्वसन होती है वो जड़ों से भी करती हैं, ठीक है, क्योंकि मिट्टी में भी ऑक्सीजन होता है। लेकिन धान जो है पानी में डूबने के बाद भी जो है क्या करता है, ये इसकी धान की जो पत्तियां होती है, ठीक है, पैरल कायमा टिश्यू जिसको कहते हैं, इनकी पत्तियों में होता है, पत्तियों से श्वसन करता है और वो ऑक्सीजन को जड़ तक पहुंचाता है, इसलिए धान जो है
पानी भरे रहने के कारण भी सरवाइव कर लेता है। और जूट, ठीक है, अगर आपको पूछेगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, यानी कि आपका पश्चिम बंगाल कोलकाता वाला जो एरिया होता है, ठीक है, और कुछ कुछ बिहार के भी भाग होते हैं, वहां पूछेगा कि सबसे अच्छी जो क्रॉपिंग पैटर्न किन फसलों की है, तो वो है धान और जूट की। ठीक है, धान के बाद तुरंत क्या लगाया जाता है, जूट लगाया जाता है वहाँ। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा पानी को सहन करने वाली फसलें होती हैं दोनों। ठीक है, जूट रेशे वाली फसल है, तो ये भी आपको याद रखना है। धान और जूट वेस्ट बंगाल में अधिकतर वहाँ की क्रॉपिंग पैटर्न्स होती है। ठीक है, ज्यादा पानी सहन करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलो फिर अब जो है आपका फसलों का वर्गीकरण वाला चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। ठीक, चलो तो क्लास आज का यही खत्म करते हैं। ठीक है, अगला जो था वो अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान एवं महत्व, ये हम पहले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे फिलहाल अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा इसका वीडियो। ठीक है, चलो थैंक यू आज के लिए।